स्क्रीन शो हो रही है? हाँ मैम, हो रही हाँ। है। यस मैम। ओके। गुड मॉर्निंग ठीक है। सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। एक मिनट बस। देखिए, स्केलिंग ऑफ स्कोर्स आपके सामने फिर से आ गया है, यही टॉपिक। और ये टॉपिक मुझे लगता है कुछ लोगों को जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं रहे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती होगी। अगर आती है तो आप लोग इसको एक बार ध्यान से देखना। आज की जो प्रेजेंटेशन है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप शुरू करिए। ओके सर। गुड मॉर्निंग क्लास। आज मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग। पेपर सेकंड मॉर्निंग मैम। मेजरमेंट इवैल्यूएशन एंड स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है स्केलिंग ऑफ स्कोर। स्केलिंग ऑफ स्कोर जो हमारा टॉपिक है, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्राप्तांकों के परिमापन का अर्थ क्या होता है। फिर इसी के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि मापन क्या होते हैं, मापन के प्रकार और मापन में होने वाली जो त्रुटियां हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मानक क्या होते हैं, मानकों के प्रकार और अच्छे मानकों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे प्राप्तांकों के परिमापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, परिमापन के प्रकार कितने होते हैं। इसके अंतर्गत हम रेखीय परिमापन और सामान्यीकृत परिमापन का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम परिमापन की विधियों का भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राप्तांकों का परिचय। प्राप्तांकों का परिमापन जो है, इसका सामान्य सा अर्थ क्या होता है। प्राप्तांकों के परिमापन का प्रयोग मापन के क्षेत्र में मापन तथा मूल्यांकन के क्षेत्र में होने वाली कमियों को दूर करने के लिए किया जाता है। अर्थात यहाँ जो स्कोरों की स्केलिंग की जाती है, वो जो हमारा मापन होता है और मूल्यांकन होता है, उसमें जो कोई कमियां रह जाती हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए हम स्केलिंग ऑफ स्कोर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मापन क्या होता है। मापन से तात्पर्य किसी वस्तु, घटना आदि को किसी नियमानुसार अंक प्रदान करने से होता है। अर्थात जैसे कि हमारा कोई क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन का नेचर कैसा है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, सब्जेक्टिव है, उसमें भी शॉर्ट है, लॉन्ग है या वेरी शॉर्ट है, किस तरह का है, तो वो उस नियम के अनुसार ही उसको अंक प्रदान किए जाएंगे। और इसमें भी क्या है कि जैसे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन आया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का वर्णन कीजिए। इसी में से दूसरा क्वेश्चन बना देते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चंस के जो मार्क्स होंगे, पहले क्वेश्चन में चित्र का कोई निर्धारित अंक नहीं होता है, पर दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें सचित्र वर्णन किया गया है, तो उसमें नियम क्या है कि जो चित्र है उसका मार्क्स जो है, उसके मार्क्स जो है वो निर्धारित कर दिए गए हैं। तो इसमें यही बात कही गई है कि किसी वस्तु या घटना को किसी नियम के अनुसार अंक प्रदान किए जाते हैं। टाइलर महोदय ने भी एक डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है। मापन किसी नियम के अनुसार अंक आवंटित करने की प्रक्रिया है। मतलब जो मापन है, ये अंक आवंटित करने की एक प्रक्रिया है जो कि किसी नियम के अकॉर्डिंग ही की जाती है। और सॉरी, इसके साथ ही साथ जो हम अंक आवंटित करते हैं, उसके साथ ही साथ हमें मापन के द्वारा उस वस्तु की जो है उसके गुणों की मात्रा का भी पता चलता है। अगर हमारा आंसर बहुत अच्छा है, 10 में से हमें 9 नंबर मिलते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि जो आंसर था वो बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है, उसको डिफाइन किया गया है। अगर वही 3 नंबर मिलते हैं तो पता चल जाता है कि वो जो आंसर है उसकी क्वालिटी जो है बहुत ही लो लेवल की थी। ये तो हो गया हमारा मापन। मापन के प्रकार, मापन जो होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है भौतिक मापन और दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक मापन। भौतिक मापन जो होता है वो प्रत्यक्ष वस्तुएं होती हैं, जैसे कि हमारा कोई किसी भी चीज का हमें वजन करना है, किसी चीज की लंबाई नापनी है, किसी चीज की, तो इस तरह से जो मापन होते हैं वो भौतिक मापन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है हमारा मनोवैज्ञानिक मापन। मनोवैज्ञानिक मापन के अंतर्गत ही हम शैक्षिक मापन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शैक्षिक मापन क्या होता है। शैक्षिक मापन जो है वो एक अप्रत्यक्ष प्रकार का मापन होता है। अर्थात जो शैक्षिक मापन होता है, इसमें उन चीजों का मापन किया जाता है जो दिखाई नहीं देती हैं। जैसे हमारी बुद्धि हो गई, हमारा व्यक्तित्व हो गया, हमारी अभिरुचियां हो गई। ये जो सारी चीजें होती हैं, चीजों का या इन चीजों का जो मापन किया जाता है, वो ये जो सॉरी
ये जो चीजें हैं ये अप्रत्यक्ष होती हैं। तो इनका जब हम मापन करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको मापन करने में, इनका मापन करने में हमसे त्रुटियां हो जाती हैं। तो ये त्रुटियां क्यों होती हैं? क्योंकि ये अप्रत्यक्ष है, दिखाई तो देती नहीं है, तो इनका बिल्कुल सटीक जो है वो मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। तो इनमें जो शैक्षिक मापन होता है उसमें त्रुटियों के होने की संभावना जो है वो बनी रहती है। शैक्षिक मापन में होने वाली त्रुटियां, शैक्षिक मापन में किस तरह की त्रुटियां होती हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये जो शैक्षिक मापन होता है इसमें 4 तरह की त्रुटियां होती हैं: व्यक्तिगत त्रुटियां, चर त्रुटियां, स्थिर त्रुटियां और व्याख्यात्मक त्रुटियां। तो जो सबसे पहली त्रुटि है व्यक्तिगत त्रुटि, ये जो हमारे मापन की त्रुटि है ये हमारा जो हमारा पेपर होता है, जैसे जो भी पेपर हुआ उसमें हमारा जो पेपर जो चेक करता है यानी कि जो परीक्षक है, एग्जामिनर है, ये उसकी पर्सनल त्रुटि होती है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन पेपर जो हमने आंसर लिखा है, जब एग्जामिनर उस आंसर को देख रहा है तो उस समय उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी मानसिक स्थिति सही थी या नहीं थी, या उसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी, या फिर जैसे कि हमारे कुछ टीचर्स होते हैं, हम आंसर लिखते हैं तो उन्हें क्या होता है कि फ्लो चार्ट में अगर हम आंसर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उनको जो प्रेजेंट करने की हमारी स्किल होती है वो अच्छी लगती है, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देते हैं। कुछ टीचर होते हैं उनको थ्योरी बेस्ड जो आंसर होते हैं वो पसंद होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से जब एग्जामिनर जो अंक प्रदान करते हैं तो इनसे कहीं ना कहीं त्रुटियां हो जाती हैं। तो इस प्रकार की जो त्रुटि है वो हमारी व्यक्तिगत त्रुटि के अंतर्गत आता है, जिसमें हमारी इसमें परीक्षक की व्यक्तिगत रुचि, उसका दृष्टिकोण, प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में पूर्व धारणाएं, अगर किसी जैसे कि हमारे कुछ एग्जामिनर होते हैं, अगर उन्होंने अपने नॉलेज को मतलब कहते हैं ना कि हम समय के साथ अपने नॉलेज को अ, अ, समय के साथ उसको जो भी नई चीजें आ रही हैं उनको उसके साथ हम परिवर्तित करते रहते हैं। अगर उसने नहीं किया है, उसके साथ पुराना ही नॉलेज है, तो उसका भी इफेक्ट जो है वो हमारे उसमें अंकन में पड़ जाता है। इसमें परीक्षक की तत्कालीन मनोस्थिति, थकान आदि का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ जाता है। इस प्रकार की जो व्यक्तिगत त्रुटियां हैं इनको दूर करने के लिए हम जो हमारा परीक्षण होता है उसको वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं। मतलब कि जो हमारे मापन में व्यक्तिगत त्रुटियां हैं उसको दूर करने के लिए हमें टेस्ट को जो हमारा टूल होता है उसको ऑब्जेक्टिव टाइप बनाने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही चूंकि ये मेजरमेंट में जो ये त्रुटियां हो रही हैं, ये ऑब्जेक्टिव पेपर में जो होता है उसमें बहुत ही कम होने की संभावना होती है। जो हमारा सब्जेक्टिव या निबंधात्मक प्रश्न होता है उसमें इस तरह की त्रुटियां होने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। तो इस तरह की त्रुटियों को दूर करने के लिए या तो उसे हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, या फिर हम पर्सनल जो एरर्स होती है उनको दूर करने के लिए एक मॉडल प्रारूप जो उत्तर होता है उसको तैयार कर ले, उसके जरिए हम उसको उसका अंकन करें, या फिर बहु परीक्षक मतलब कि एक से अधिक परीक्षक उसका मूल्यांकन करें, उसका मापन करें। तो इस तरह की त्रुटियों को हम दूर कर सकते हैं। जो दूसरी त्रुटि है वो है चर त्रुटियां। इस तरह की जो त्रुटियां हैं ये किसी परीक्षण के प्रशासन के दौरान निर्देशों की अस्पष्टता, परीक्षण के प्रति जानकारी, प्रोत्साहन, चिंता आदि के कारण मापन की चर त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। चर त्रुटियां जो होती हैं ये क्या होता है कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनका इफेक्ट पड़ जाता है। जैसे स्टूडेंट है हमारा, जहाँ पे बैठ के वो एग्जाम दे रहा है, वहां पे अगर लाइट की व्यवस्था उचित नहीं है या गर्मी बहुत ज्यादा है तो पंखे की सुविधा नहीं है, तो गर्मी की वजह से भी जो हमारा जो ध्यान होता है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता है, कि मतलब हम उतना सटीक आंसर नहीं दे पाते हैं। बहुत सारी हमारी भौगोलिक जो आधारभूत सुविधाएं होती है अगर उनका अभाव है, वहाँ पे चेयर बैठने के लिए सही नहीं है, टेबल जो है जिस पर हम लिखते हैं अगर वो नहीं है तो प्रॉपर हमारी राइटिंग भी खराब हो सकती है। तो ये जो होती हैं हमारी जड़ त्रुटियां होती हैं जिनका इफेक्ट पड़ता है और उसकी वजह से हमारा जो अंक जो हमारा मापन है वो प्रभावित हो जाता है। तो इस तरह की जो त्रुटियां हैं उसको दूर करने के लिए परीक्षण को या टेस्ट जो हमारा टूल है उसको अधिक से अधिक विश्वसनीय बनाना चाहिए। इस किसी भी टेस्ट को अधिक से अधिक विश्वसनीय बनाकर इस प्रकार की चर त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। थर्ड है हमारा स्थिर त्रुटियां। स्थिर त्रुटियां वे होती हैं जो
सभी परीक्षार्थियों को समान रूप से प्रभावित करती हैं। इस तरह की त्रुटियां जैसे जो हमारा टूल या टेस्ट होता है उसके निर्माण या उपयोग से संबंधित होती हैं। जैसे कि अगर उसमें कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन के क्या है कि उसमें स्पष्टता नहीं दी गई है या वो क्लियर नहीं हुआ है, या फिर उसमें जो स्थिर त्रुटियां हैं, जैसे कि हमारा अचीवमेंट टेस्ट है बट उसमें हमने क्या किया, इंटेलिजेंस के क्वेश्चन डाल दिए। तो इस तरह से जो त्रुटियां होंगी वो सारे बच्चों के लिए, क्योंकि हमें तो अचीवमेंट टेस्ट उनका किसका करना था, पर्सनालिटी का, बट हमने क्वेश्चन जो डाल दिए वो इंटेलिजेंस के डाल दिए। तो वो जो व्यक्तित्व का सही मापन करना था वो नहीं हो पाएगा। तो ये जो इस तरह की त्रुटियां वो सभी बालकों को एक तरह से प्रभावित करेंगी। तो इस तरह की जो स्थिर त्रुटियां होती है इनको दूर करने के लिए हमें जो टूल होता है उसको वैलिड बनाना चाहिए। वैलिड बनाने के लिए हम कई बार उस टेस्ट को अप्लाई करते हैं, और जब उसके हमारे जो आंसर्स होते हैं वो अगर हमारा स्कोर सही मतलब इक्वल आने लगता है तो हमारा जो टूल होता है या टेस्ट होता है वो हमारा वैलिड हो जाता है। और लास्ट है हमारी व्याख्यात्मक त्रुटियां। व्याख्यात्मक त्रुटियां जो होती है किसी परीक्षण में प्राप्त प्राप्तांकों की व्याख्या में होने वाली त्रुटियां होती हैं। इस तरह की जो त्रुटियां होती हैं वो उचित मानकों के अभाव में होती है। तो इसके लिए हमें क्या होता है कि हमें अपने टूल्स के लिए जो हमारे नॉर्म्स हैं वो पहले से ही डिसाइड कर लेने चाहिए। जैसे कि हम अगर डिजर्टेशन का टॉपिक लेते हैं तो उसके लिए हम अपने नॉर्म्स पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम जो टेस्ट या टूल अप्लाई कर रहे हैं वो किस स्टैंडर्ड का है, वो माध्यमिक स्तर का है, प्राइमरी स्तर का है या फिर उच्च स्तर का है। तो ये हमारे जो नॉर्म्स हैं ये हम पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं। तो व्याख्यात्मक त्रुटियां जो होती हैं इनको दूर करने के लिए हमें मानकों का अ, उचित मानकों का उपयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मानक क्या होते हैं। मानक किसी प्रतिनिधित्व समूह के द्वारा उस परीक्षण पर प्राप्त अंकों का संक्षिप्त रूप होता है। रैमर्स केस तथा रूमेल के अनुसार मानक छात्रों के किसी परिभाषित समूह के द्वारा परीक्षा पर प्राप्त निष्पादन स्तर है। अब हम बात करेंगे कि मानकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ नॉर्म्स। सबसे पहले हमारा आयु मानक, कक्षा मानक, शतांशीय मानक और प्रमापीकृत प्राप्तांक मानक। यानी कि हमारे जो मानक होते हैं वो चार तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है आयु मानक। आयु मानक के अंतर्गत हम किसी आयु वर्ग के लिए जो हमारा टेस्ट होता है वो उसके लिए तैयार करते हैं। जैसे कि हमें 10 से 12 साल के बच्चों का जो है बुद्धि लब्धि ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, उसको एक बड़े एरिया में मतलब जो सैंपल साइज है हमारा लार्ज लेवल का होगा उसमें अप्लाई करते हैं। फिर उनका जो स्कोर आता है वो हमारा क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें किसी बच्चे का बुद्धि लब्धि ज्ञात करना है। अगर कोई बच्चा है 10 या 12 साल का है और वहां पे औसत जो भी हमारा निकल के आ रहा है उस औसत से कम है या ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि ये बच्चा 10 से 12 आयु वर्ग का है। इसकी मतलब बुद्धि लब्धि जो है वो 10 से 12 आयु वर्ग की है। इसी तरह से हम हमारा दूसरा जो है वो है कक्षा मानक या ग्रेड नॉर्म्स। इसे हम श्रेणी मानक के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा ग्रेड नॉर्म्स होता है ये भी आयु मानक के ही समान होता है। जैसे कि हम आयु मानक में विभिन्न कक्षाओं के छात्रों के लिए औसत प्राप्तांक ज्ञात करते हैं। ठीक उसी प्रकार से कक्षा मानक में विभिन्न कक्षाओं के छात्रों के औसत प्राप्तांक ज्ञात करते हैं। जैसे कि किसी 5th क्लास का स्टूडेंट है, उसको 6th क्लास में जाना है, तो जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें उस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो उसको आते होंगे। अगर वो 5th क्लास का स्टूडेंट 6th क्लास के एंट्रेंस को नहीं पास कर पा रहा है तो मतलब कि उसके अंदर वो नॉलेज नहीं है। अगर वो उस टेस्ट पेपर को क्वालिफाई कर रहा है तो उसके अंदर उस ग्रेड या वर्ग का नॉलेज है। जैसे कि इसमें कहा भी गया, कक्षा मानकों का प्रयोग एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने वाले छात्रों के संदर्भ में अधिक सार्थक होते हैं। एक जो हमारे ग्रेड मानक्स होते हैं इसी के अकॉर्डिंग हम अपना डिजर्टेशन का टॉपिक भी चूज करते हैं कि हम जिस भी ग्रेड के लिए हमने अपना टूल बनाया है उसी ग्रेड के लिए वो अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि हमारे पास जो हमारा डिजर्टेशन टॉपिक है वो हमने हायर लेवल का बनाया है और हमने वहाँ पे टूल जो है वो
माध्यमिक स्तर का यूज़ कर लिया, तो ये चीज़ें वहाँ पर नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा शतांशीय मानक या परसेंटाइल नॉर्म्स। परसेंटाइल नॉर्म्स जो होता है ये एक बड़े समूह में से, जैसे कि हमारा कोई स्टूडेंट है वो एक बड़े समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें उस समूह में उस स्टूडेंट की क्या स्थिति है इसका पता हमें कैसे चल सकता है? इसका पता हमें परसेंटाइल के द्वारा ही चलता है। अगर परसेंटेज, जहाँ परसेंटेज की बात करते हैं वहाँ वो इंडिविजुअल होता है, मतलब उस व्यक्ति का केवल वो, अगर हमने कह दिया किसी स्टूडेंट के 85% है, तो हमें उस समूह में उसकी स्थिति का कोई पता नहीं चल रहा है कि 85 तो है, वो हायर में है या लो में है या मिडिल में है, कहाँ पर वो है, उसकी स्थिति का हमें कोई आइडिया नहीं है। वहीं पर अगर हम कहें कि एक छात्र का परसेंटाइल जो है वो 85 है, तो हमें पता चलता है परसेंटाइल से कि वो स्टूडेंट जो है वो 80% छात्रों से ऊपर है, यानी कि उसके नीचे जो है वो 80% छात्र हैं। वहीं अगर ये कहा जाए कि परसेंटाइल जो है किसी स्टूडेंट का परसेंटाइल जो है वो 85 है और उसके मार्क्स जो है वो 60 हैं, मतलब कि जो 85% और स्टूडेंट हैं उनके जो मार्क्स हैं वो 60 से कम होते हैं। तो जो परसेंटाइल होता है हमारा परसेंटाइल, इसके द्वारा किसी भी स्टूडेंट की जो है वास्तविक स्थिति का सही से आकलन किया जा सकता है। परसेंटाइल का एक फायदा और होता है कि जैसे कि हमारा क्वेश्चन जो हमारे जैसे कभी हमारा एग्जाम हुआ तो उसमें क्वेश्चन पेपर है बहुत टफ आया, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा जो परसेंटेज होता है वो बहुत कम हो जाता है। भले ही हमारी क्लास में पोजीशन फर्स्ट आई हो, हम फर्स्ट रैंक पर हो, बट हमारा परसेंटेज जो है वो 55 ही रहा, तो वहाँ पे क्या है, जैसे हम कहीं पे मेरिट के अकॉर्डिंग हम पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। बट अगर वहाँ पे परसेंटाइल शो हो रहा है कि हमारा परसेंटाइल 99 है, तो वहाँ पे ये हमें पता चल जाता है कि इसकी जो पोजीशन है वो क्लास में सबसे हायर में है। तो परसेंटाइल जो होता है वो किसी भी स्टूडेंट की उस समूह में स्थिति को दर्शाता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रमाणीकृत प्राप्तांक मानक यानी स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म्स की बात करेंगे। तो जो हमारे स्कोर्स प्राप्त होते हैं उन स्कोर को हम कैसे स्टैंडर्डाइज करेंगे कि हमारा जो क्योंकि हम जो हमारे प्राप्तांक हैं इनका सही से इनकी तुलना कैसे की जाए, इसके लिए हमें इनको प्रमाणीकृत करना पड़ता है। क्योंकि जैसे कि हमारा एक सब्जेक्ट है हिंदी, उसमें कुछ मार्क्स आ रहे हैं, मैथ्स में हमारे कुछ मार्क्स आ रहे हैं, तो इन सब्जेक्ट्स की हम आपस में तुलना नहीं कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट की हम तुलना तभी करेंगे जब हम इनको स्टैंडर्डाइज कर लेंगे। तो इसके लिए हमारे कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के प्रमाणीकृत प्राप्तांकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें से हम जेड स्क्वायर टी सॉरी जेड स्कोर, टी स्कोर, सी स्कोर, स्टैन स्कोर एंड स्टैनाइन स्कोर का यूज करते हैं। जो हमारा जेड स्कोर होता है इसके लिए हमें क्या होता है कि जो मूल प्राप्तांक होते हैं और हमारा मध्यमान और मानक विचलन होता है, जब हमारे ये दिए होते हैं तो हमारा जेड स्कोर निकल आता है। जेड स्कोर के ही आधार पर हम टी स्कोर, सी स्कोर, स्टेनाइन आदि स्कोरों का पता करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि अच्छे मानकों की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। जो हमारे नॉर्म्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, तो सबसे पहले वो जो हमारे नॉर्म्स हैं उनमें नवीनता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने हो, अगर पुराने हैं तो फिर हमारे हमें जो परिणाम है वो अच्छे नहीं प्राप्त होंगे। इसलिए मानकों में नवीनता होना अनिवार्य होता है। नवीनता लाने के लिए जो हमारे पुराने टूल्स होते हैं उनको समय समय पर हमें संशोधित करते रहना चाहिए। दूसरा है हमारा गुण जो है प्रतिनिधित्व। जो हमारे नॉर्म्स होते हैं वो एक बड़े सैंपल साइज से लिए जाने चाहिए। जब हम किसी भी हम बड़े एक समूह से कोई अपना सैंपल लेते हैं तो वो प्रतिनिधित्व उस समूह का प्रतिनिधित्व तभी करेगा जब उस समूह के सभी वर्गों का समावेश उसमें होगा। मतलब कि हम अगर इंडिया की बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम यूपी को लेके किसी भी कोई सर्वे कर रहे हैं और उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं।
यू, पूरे इंडिया का अगर हम कर रहे हैं तो उसके डिफरेंट टाइप जो एरिया है वहां से हमें सैंपल थोड़े थोड़े करके लेने पड़ेंगे, तभी वो पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। तो वहां पे प्रतिनिधित्व जो हमारा नॉर्म्स है वो उनमें प्रतिनिधित्व का गुण भी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सार्थकता, हमारे जो टूल्स हैं वो सार्थक होने चाहिए। और इसके बाद हम बात करते हैं तुल्यता, मतलब कि जो हमारे नॉर्म्स हैं वो आपस में तुलनीय भी होने चाहिए, मतलब वो एक दूसरे के साथ उनमें कंपैरिजन किया जाना, ऐसे हमारे नॉर्म्स हो कि उनके साथ में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्राप्तांकों के परिमापन की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राप्तांक क्या होते हैं। किसी परीक्षा में परीक्षार्थी द्वारा पूर्णांक में से प्राप्त अंक प्राप्तांक कहलाते हैं। जैसे कि हमारा कोई पेपर होता है 100 मार्क्स का है, अगर किसी स्टूडेंट ने 85 मार्क्स प्राप्त किए हैं तो ये उसके 85 जो है ये उसका प्राप्तांक कहलाता है। इसके बाद परिमापन क्या होता है। जो हमारे प्राप्तांक प्राप्त होते हैं, इन प्राप्त अंकों को जिस विधि द्वारा क्रमबद्ध किया जाता है उसे हम परिमापन कहते हैं। मतलब कि प्राप्तांकों को क्रमबद्ध करने की जो हमारा क्रमबद्ध करने का जो तरीका होता है वही हमारा परिमापन कहलाता है। प्राप्तांकों का परिमापन भिन्न भिन्न परीक्षकों के लिए अंक प्रदान करने का मापदंड भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था जो हमारा परीक्षक होता है वो किसी को जब कॉपी चेक करता है तो उसको कॉपी चेक करने का उसका नजरिया अलग होता है। कुछ टीचर्स होते हैं जो पहले से ही अपना डिसाइड करके रखते हैं कि मुझे 100 में से या मिनिमम 20 मार्क्स देना है, मैक्सिमम 80 देना है। कुछ टीचर होते हैं उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि मैं 40 से 70 तक मार्क्स दूंगा। कुछ टीचर होते हैं उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि मैं 30 से 85 तक दूंगा, इसके बीच में ही मुझे मार्क्स देने हैं। तो यही है कि भिन्न भिन्न परीक्षकों के लिए अंक प्रदान करने का जो मापदंड है वो भिन्न भिन्न होता है। ऐसी स्थिति में विभिन्न परीक्षकों द्वारा प्रदान किए गए प्राप्तांकों के आधार पर छात्रों की तुलना करना तार्किक दृष्टि से उचित नहीं होता है। अगर किसी स्टूडेंट को 45 मार्क्स मिले हैं किसी एग्जामिनर के द्वारा, उसको दूसरे सब्जेक्ट में कुछ और मार्क्स मिले, तो उन जो जो वो नंबर आ रहे हैं उनका आपस में तुलना करना तार्किक दृष्टि से उचित नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जामिनर के मापदंड होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। हम इसको आगे अभी एग्जाम्पल से देखेंगे। इस समस्या का समाधान प्राप्तांकों के परिमापन के द्वारा करते हैं। मतलब कि जब हमें किसी भी स्टूडेंट के आपस में उनका आपस में उनकी तुलना करनी है तो तुलना हम तभी कर पाएंगे जब उनके मापदंड सेम होंगे। जब उनके मापदंड जो है वो अलग अलग मापदंड के अनुसार उनको अंक प्रदान किए गए हैं तो उनकी आपस में तुलना नहीं की जा सकती है। प्राप्तांकों के परिमापन की आवश्यकता। परीक्षकों द्वारा समान अंक प्रदान करने पर भी उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। अंकन प्रणाली की समस्या के समाधान के लिए ही प्राप्तांकों के परिमापन की आवश्यकता होती है। जैसे कि कोई एग्जामिनर है, वो एक एग्जामिनर 1 है, वो न्यूनतम 20 अंक दे रहा है और अधिकतम 90 अंक दे रहा है। वही एग्जामिनर 2 है, वो न्यूनतम 10 अंक दे रहा है और मैक्सिमम जो है उसके अधिकतम अंक जो है वो 70 है। तीसरा परीक्षक जो है वो न्यूनतम 40 अंक दे रहा है और अधिकतम 80 अंक दे रहा है। ऐसी सिचुएशन में जो परीक्षक एक है उसके द्वारा जो प्राप्तांक जिस छात्र को 55 नंबर मिले हैं और दूसरे परीक्षक के द्वारा जो 55 अंक मिले और तीसरे परीक्षक के द्वारा जो 55 अंक मिले हैं वो आपस में एक समान नहीं हो सकते हैं। जब हम न्यूनतम अंक देख रहे हैं 20 परीक्षक एक के द्वारा, तो उसने न्यूनतम तो 20 दिए हैं और अधिकतम 90 दिए। ऐसी स्थिति में जो छात्र 55 अंक प्राप्त कर रहा है वो एक एवरेज स्टूडेंट होगा। दूसरे परीक्षक ने न्यूनतम 10 अंक दिए हैं और अधिकतम 70। इस कंडीशन में जो 55 अंक प्राप्त कर रहा है स्टूडेंट वो एवरेज से ऊपर जा रहा है। और तीसरा परीक्षक जो है वो 40 मार्क्स दे रहा है न्यूनतम और अधिकतम जो उसने अंक प्रदान किए हैं वो 80। तो यहाँ पे जो 55 अंक प्राप्त करने वाला स्टूडेंट है वो नीचे की श्रेणी में आएगा। तो ये अंक तो तीनों समान है, 55 55 ही 55 तीनों एग्जामिनर ने दिए हैं। लेकिन जो एक स्टूडेंट था जो पहले परीक्षक के द्वारा उसने 55 अंक प्राप्त किए हैं वो एक एवरेज स्टूडेंट था। दूसरे ने वो एवरेज से ऊपर था और तीसरा जो था वो
निम्न श्रेणी का स्टूडेंट था। तो इन ऐसी स्थिति में तुलना करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए हम स्केलिंग का यूज करते हैं। जब हम स्केलिंग का यूज करते हैं तो उसके किस टाइप की स्केलिंग का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे परिमापन के प्रकारों की। तो परिमापन के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेखीय परिमापन और दूसरा है सामान्यीकृत परिमापन। सबसे पहले हम बात करेंगे रेखीय परिमापन। रेखीय परिमापन के अंतर्गत किसी परीक्षक द्वारा दिए गए अंकों को रेखीय समीकरण द्वारा परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार के प्राप्तांकों को परिवर्तित करने पर प्राप्तांकों की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि जो परीक्षक हमारे जो होते हैं वो जो प्राप्तांक प्रदान करते हैं जिसे हम मूल प्राप्तांक कहते हैं, जब इसको हम रेखीय परिमापन के द्वारा परिवर्तित करते हैं तो इसमें कोई भी उसकी जो प्रकृति होती है, उसका जो नेचर होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। रेखीय परिमापन जो होता है वो दो प्रमुख आधारों पर किया जाता है। सबसे जो पहला आधार है प्राप्तांकों के विस्तार को समान करने के लिए और दूसरा है प्राप्तांकों के मध्यमान व मानक विचलन को समान करने के लिए। प्राप्तांकों का विस्तार जैसे कि हम प्राप्तांकों के विस्तार, हम यहाँ पे क्या होता है कि तुलना कर रहे हैं, एक समूह की तुलना दूसरे समूह से कर रहे हैं या एक स्टूडेंट की तुलना हम दूसरे स्टूडेंट से कर रहे हैं या फिर हम एक सब्जेक्ट की तुलना दूसरे सब्जेक्ट से कर रहे हैं। तो इसमें जो प्राप्तांकों का विस्तार है, मतलब कि जो न्यूनतम और अधिकतम अंक है उनको समान करने की बात की जा रही है। जो हमारे मूल प्राप्तांक है और हमारे परिवर्तित प्राप्तांक है। परिवर्तित प्राप्तांक क्या होंगे? जो हमारे प्रमापित है, जैसे हमारे Z स्कोर, D स्कोर है, ये हम निकालते हैं। तो ये हमारे क्या हो रहा है कि ये जो इनका जो विस्तार है, जैसे किस आगे हम एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। रेखीय परिमापन के द्वारा प्राप्तांकों के विस्तार को समान करने के लिए परीक्षक द्वारा प्रदान न्यूनतम व अधिकतम अंकों को एक समान करने का प्रयास किया जाता है। मतलब कि जो हमारे मूल प्राप्तांक होते हैं, जब उनको हम परिवर्तित करते हैं तो उनका जो मिनिमम और मैक्सिमम होता है, स्कोर होता है, उनको हम एक समान करने की बात करते हैं। जैसे कि ग्राफ, रेखीय परिमापन में क्या होता है कि जो हमारा न्यूनतम अंक होता है और जो हमारा जो रेखीय पर मूल प्राप्तांक का जो न्यूनतम अंक और रेखीय परिवर्तन का जो न्यूनतम अंक होते हैं वो समान होते हैं। इनके जो अधिकतम अंक होते हैं वो समान होते हैं। तो इनका जो ग्राफ होता है, जो मूल प्राप्तांकों की का वितरण होता है और रेखीय प्राप्तांकों का जो वितरण होता है वो एक समान होता है। मतलब उनकी प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि हम ग्राफ में देख रहे हैं कि जो हमारा ग्राफ बना है, जैसा कि ऊपर बना है वैसे ही रेखीय जो प्राप्त परिमापन है उसमें बिल्कुल हूबहू वैसा ही बना है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमारा रेखीय परिवर्तन जो होता है वो मूल प्राप्तांकों की प्रकृति को ही दर्शाता है। मतलब उनकी प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। रेखीय प्राप्तांकों का जो परिमापन है वो दो तरीके से किया जाता है। तो इसका जो हम समीकरण है, इसके लिए जो सूत्र यूज करते हैं प्राप्तांकों के विस्तार के लिए, जब हम उनका विस्तार देखते हैं जो न्यूनतम अंक से अधिकतम अंक, तो उसके लिए हम परिमापित प्राप्तांक जो निकालते हैं वो x डैश इक्वल टू h माइनस एल डिवाइडेड बाई एच एक्स माइनस एल एक्स इंटू एक्स माइनस एल एक्स प्लस एल। यहाँ पे जो हमारा एक्स है वो किसी छात्र का मूल प्राप्तांक है, एक्स डैश जो है वो छात्र का जो परिमापित प्राप्तांक है वो है मूल प्राप्तांकों को जो परिवर्तित किया है। फिर इसके बाद एच एक्स जो है वो हमारा एग्जामिनर जो हमें मूल प्राप्तांक मिले थे उसका जो अधिकतम अंक था, मतलब कि उच्चतम प्राप्तांक, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और एल एक्स जो है वो परीक्षक द्वारा जो मूल प्राप्तांक दिए गए उनमें से जो निम्नतम प्राप्तांक था वो है। और एच और एल जो होते हैं ये परिवर्तित प्राप्तांकों के लिए वांछित उच्चतम प्राप्तांक व वांछित निम्नतम प्राप्तांक होते हैं। जैसे कि अगर उसको हमने z स्क्वायर में चेंज किया है तो जो हमारा h है वो उसका उच्चतम प्राप्तांक होगा और जो l होगा उसका निम्नतम प्राप्तांक होगा। जब हमारा मध्यमान और मानक विचलन जब उसको इक्वल करते हैं तो उसके लिए रेखीय समीकरण जो होता है वो x डेक्स इक्वल टू x माइनस एम एक्स अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा प्लस एम। यहाँ पे हमारा x होता है छात्र का मूल प्राप्तांक और x डैश जो होता है वो परिमापित प्राप्तांक होता है। mx जो होता है वो
परीक्षक के द्वारा प्रदान अंकों का मध्यमान होता है और सिग्मा एक्स जो होता है वो परीक्षक के द्वारा प्रदान अंकों का मानक विचलन होता है। और एम और सिग्मा एम और सिग्मा जो होता है वो है परिवर्तित प्राप्तांकों के लिए वांछित मध्यमान और परिवर्तित प्राप्तांकों के लिए वांछित मानक विचलन होते हैं। जब हम किसी भी न्यूमेरिकल में हमें ये वैल्यूज दी होती हैं और उनका हम परिवर्तित प्राप्तांक निकाल के उनका मध्यमान और मानक विचलन निकालते हैं तो वहां पर हम उसका परिवर्तित प्राप्तांक निकालते हैं और उन प्राप्तांकों की फिर आपस में हम तुलना कर सकते हैं। रेखीय परिमापन द्वारा परिवर्तित प्राप्तांकों के वितरण की विषमता तथा वक्रता स्क्यूनेस एंड कर्वेचर मूल प्राप्तांकों के वितरण की समान ही है। जैसा कि हम ग्राफ में देख रहे थे, यहाँ पे जो हमारी स्क्यूनेस है मूल प्राप्तांक में, जैसा अगर वो पॉजिटिव है तो हमारे रेखीय प्राप्तांक में भी उसकी स्क्यूनेस जो वो पॉजिटिव ही होगी। अगर वो निगेटिव साइड में है तो वो निगेटिव होगी। वो जिस भी तरह का है हमारे रेखीय प्राप्तांकों में सेम वैसी ही उसकी आकृति बनेगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा निगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल जो हमारा सामान्यीकृत प्राप्तांक होता है, इसमें मीडियन मोड जो होते हैं वो सारे 0 होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि हमारे 2 ग्रुप हैं, उसमें से एक ग्रुप को नंबर मिल रहे हैं 30, 32, 35, 41 और 62। दूसरा समूह है उसको मार्क्स मिले हैं, नंबर मिले हैं 30, 41, 50, 55 और 62। अब इन प्राप्तांकों को जो हम देख रहे हैं तो इनका प्रसार जो है वो न्यूनतम अंक जो है वो 30 है और जो अधिकतम अंक जो है वो है 62 है। मतलब इनका प्रसार कहाँ से हो रहा है? 30 से लेके 62 अंक के बीच में हो रहा है। तो प्रसार के जो अधिकतम और न्यूनतम अंक है वो तो हमारे सेम है, लेकिन इनके अंक जो बीच वाले अंक हैं जैसे कि 32, 35, 41 और इसमें 41, 50, 55, तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ग्राफ पहले वाले समूह से दूसरे वाले समूह का जो ग्राफ है वो भिन्न बनेगा। तो ऐसी स्थिति में हम रेखीय परिमापन का यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि प्रसार तो समान हो रहा है 30 से 62 के बीच में, लेकिन उनकी जो आकृति है, जो हमारा वितरण है वो समान नहीं रहेगा। तो और दूसरे ग्रुप में हम देख रहे हैं कि एक समूह के जो नंबर है वो 15, 35, 55, 58, 62 है और दूसरे समूह में 28, 32, 35, 55 और 75 अंक दिए गए हैं। अगर हम इनका मध्यमान और मानक विचलन निकालेंगे तो हमारे सेम निकलेंगे, अर्थात इनका मानक विचलन और मध्यमान जो है वो समान है, किंतु इनकी प्रकृति जो है वो भिन्न है। ऐसी स्थिति में हम रेखीय परिमापन का प्रयोग नहीं करते हैं। रेखीय परिमापन का प्रयोग कब हम करते हैं? जब उनका वितरण भी समान हो। हाँ, वो बात अलग हो सकती है कि जहां पर 41 है वहां पर जैसे कि यहाँ पे 32, 35, 41 है, तो दूसरे समूह में क्या होता है 30, 35, 41, 32, 62 होता है। तो इस स्थिति में जब इस तरह के अंक प्रदान किए जाते हैं तो वहां पे हम रेखीय परिमापन का यूज कर सकते थे। क्योंकि इनकी जो आकृति या वितरण है वो समान नहीं है तो यहाँ पे हम रेखीय परिमापन का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हम सामान्यीकृत परिमापन का प्रयोग करते हैं। तो सामान्यीकृत परिमापन क्या होता है? किसी परीक्षण में जब भिन्न भिन्न परीक्षकों द्वारा दिए गए प्राप्तांकों के वितरण की आकृति भिन्न भिन्न होती है तब हम सामान्यीकृत परिमापन का प्रयोग करते हैं। सामान्यीकृत परिमापन के अंतर्गत प्राप्तांकों का परिमापन इस प्रकार किया जाता है कि परिवर्तित प्राप्तांकों का वितरण सामान्य प्रायिकता वितरण के अनुरूप हो जाए। जैसे कि हमने एनपीसी पढ़ा है तो उसमें क्या होता है, उसका जो भी हमारे अंक होते हैं उनको इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि वो सामान्य प्रायिकता वक्र का आकार ग्रहण कर ले, जो कि एक घंटाकार आकृति होती है। सामान्यीकृत परिमापन में किसी परीक्षक द्वारा प्राप्त अंकों को किसी निश्चित मध्यमान तथा मानक विचलन पर परिवर्तित करने के साथ साथ प्राप्तांकों का वितरण सामान्य प्रायिकता वक्र के आकार को भी ग्रहण कर लेता है। जैसे कि हम इसमें मूल प्राप्तांक देख रहे हैं, मूल प्राप्तांकों का जो ग्राफ बना हुआ है वो एक साइड में पॉजिटिव है, दूसरे साइड में निगेटिव है, या
हम तीसरे ग्राफ में देख रहे हैं तो वो पहले अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन हुआ है। लेकिन जब इन मूल प्राप्तांकों को हम सामान्यीकृत परिमापन में कन्वर्ट करते हैं तो इनका जो आकार होता है वो घंटाकार हो जाता है और ये सामान्य प्रायिकता कर्व वक्र जो है उनकी आकृति को ग्रहण कर लेता है। सामान्यीकृत जो परिमापन है इसके अंतर्गत परिमापित प्राप्तांक जो निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है x डैश इज इक्वल टू m प्लस सिग्मा जेड, जहाँ पर x डैश है किसी प्राप्तांक या किसी छात्र के जो प्राप्तांक है उसके लिए परिवर्तित प्राप्तांक है, z है प्राप्तांक s के प्रतिशती क्रमांक के साथ के सापेक्ष z प्राप्तांक, और ये m जो होता है वो परिवर्तित प्राप्तांकों का इच्छित मध्यमान होता है और सिग्मा जो होता है वो परिवर्तित प्राप्तांकों का इच्छित मानक विचलन होता है। मतलब परिवर्तित प्राप्तांक क्या है, उसे हमने z स्कोर में चेंज किया है, t स्कोर में, c स्कोर में, जिसमें भी चेंज किया है, फिर ये हमारा उनके मध्यमान और मानक विचलन होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बेस। जो हमारे प्राप्तांकों का परिमापन किया जाता है उसके लिए हमारे जो स्केल्स होते हैं, जो बेसिक स्केल्स होते हैं उनकी बात करते हैं। तो बेसिक स्केल्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, नॉमिनल स्केल्स, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनल स्केल या नामित नामित स्तर की या नामित मापन की। तो जो हमारा नॉमिनल स्केल होता है ये सबसे जो इन चारों स्केल होते हैं इसमें सबसे लो लेवल का होता है। ये इस स्केल में ये जो स्केल होता है इसमें कोई भी गणितीय संक्रियाएं नहीं की जाती हैं। ये एक प्रकार का सिर्फ ऐसा मापन है जिसमें गुण के आधार पर हम उसको कोई नाम दे देते हैं, कोई अक्षर दे देते हैं, कोई अंक प्रदान कर देते हैं। इसमें प्लस माइनस जैसी कोई भी क्रियाएं पॉसिबल नहीं होती हैं। जैसे कि हम एक समूह बनाते हैं लड़कों का तो उसमें सारे लड़के ही आएंगे, एक लड़कियों का जैसे हम फ्रूट्स के समूह बना लेते हैं तो उसमें फल आएंगे या फलों का फिर हम कोई नाम दे देते हैं तो उनके गुणों के आधार पर उनको हम एक अंक प्रदान कर देते हैं। तो ये हमारा नॉमिनल स्केल होता है। और जैसे इस एजुकेशन की फिर हम कला वर्ग का स्टूडेंट है, विज्ञान वर्ग का स्टूडेंट है, वाणिज्य वर्ग का स्टूडेंट है, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये जो इस तरह से अंक या नाम प्रदान किए जाते हैं ये नॉमिनल स्केल के अंतर्गत आता है। सेकंड है हमारा ऑर्डिनल स्केल। ये हमारा जो नॉमिनल स्केल होता है इससे थोड़ा सा ऊपर का स्केल होता है। इसमें भी ये भी एक गुणात्मक स्केल ही होता है और इसमें भी कोई भी गणितीय संक्रियाएं जो होती हैं वो नहीं होती हैं। किंतु इसमें क्या होता है कि जो भी हम उनको एक नाम देते हैं, आकार देते हैं, उसके बाद में हम उसको ऑर्डर में सेट कर सकते हैं, मतलब उसको क्रमबद्ध कर सकते हैं। जैसे हमने क्लास में स्टूडेंट हैं, रिजल्ट आया तो उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड जिन्होंने पोजीशन प्राप्त की है उनको क्या होता है एक ऑर्डर में हम या तो घटते हुए क्रम में लिख सकते हैं या बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं। क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर सकते हैं, सबसे लंबे, औसत और सबसे कम हाइट वाले। तो इस तरह से क्या होता है इनको एक ऑर्डर में डिवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद होता है हमारा तीसरा जो स्केल है वो है इंटरवल स्केल। जो इंटरवल स्केल होता है ये हमारा नामित और क्रमित मापन से ऊपर का स्केल होता है, मतलब उच्च स्तर का होता है। इसमें क्या होता है कि इंटरवल जैसे कि हमें पता चल रहा है कि इनके बीच में जो अंतराल होता है वो बराबर होता है। इस तरह के जो मापन होते हैं यानी इंटरवल मापन जो होता है उसको शैक्षिक या मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो होता है ज्यादा यूज किया जाता है। इसमें प्लस और माइनस ये दो संगणकीय संक्रियाएं हैं वो हम कर सकते हैं। इसमें परम शून्य जैसी कोई भी बिंदु नहीं होता है। जैसे कि हम अगर बात करते हैं कि किसी स्टूडेंट को क्या हम अगर एक टेस्ट होता है उसमें 0 मार्क्स मिलते हैं, बट जो इंटरवल स्केल होता है उससे हमें क्या पता चलता है कि गणित के टेस्ट में तो उसको 0 मार्क्स मिले हैं बट उसका जो गणित में नॉलेज है वो 0 नहीं हो सकता है। तो इस तरह से जो हमारा जो इंटरवल स्केल होता है इसमें शून्य जो परम शून्य की बात होती है वो नहीं होती है।
वही जो रेशियो स्केल होता है, इसमें परम शून्य की बात की जाती है और इसमें गणित की चारों संख्याएं प्लस माइनस गुणा सॉरी जोड़ घटाव गुणा भाग जो है ये संख्याएं की जा सकती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो ये हमारे स्किल्स थे, इसके बारे में हमने पहले भी क्लास में बहुत पढ़ रखा है, इसलिए मैंने इसके लिए कोई अलग से स्लाइड नहीं बनाई है। फिर हम बात करेंगे परिमापन की विधियां। परिमापन की दो विधियां होती हैं जो हम स्केलिंग करते हैं, उसके लिए दो तरह की टेक्निक्स का यूज करते हैं, कंपैरेटिव एंड नॉन कंपैरेटिव। कंपैरेटिव की जो हमारे स्केल अभी यूज कर रहे थे उसके अंतर्गत जो कंपैरेटिव जो हमारा कंपैरेटिव टेक्निक है उसके अंतर्गत नॉमिनल स्केल एंड ऑर्डिनल स्केल का यूज करते हैं। वही हमारा जो नॉन कंपैरेटिव होता है उसके अंतर्गत हम इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल का यूज करते हैं। जो हमारे इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल होते हैं ये हमारे उच्च स्तर के होते हैं, जिसमें हमारा रेशियो स्केल जो होता है वो सबसे परिमार्जित स्तर होता है स्केल्स का। इसके बाद हम बात करेंगे स्केलिंग टेक्निक्स की, जो हमारी टू पार्ट्स में डिवाइड है, कंपैरेटिव स्केल्स एंड नॉन कंपैरेटिव स्केल्स। अब हम कंपैरेटिव स्केल की जब बात करते हैं तो इसको हम फिर से चार भागों में डिवाइड करते हैं, पेयर्ड कंपैरिजन, रैंक ऑर्डर, कांस्टेंट सम, क्यू शॉर्ट। और जो हमारा नॉन कंपैरेटिव स्केल होता है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कॉन्टिन्यूअस रेटिंग स्केल और आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल। आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल जो होता है इसको हम फिर से तीन भागों में डिवाइड करते हैं। इसमें है हमारा लिकर्ट स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल और स्टेपल स्केल। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपैरेटिव स्केल। कंपैरेटिव स्केल के अंतर्गत हमने पेयर कंपैरिजन एंड रैंक ऑर्डर और कांस्टेंट सम और क्यू शॉर्ट की बात की थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेयर्ड कंपैरिजन की। In this method, the respondent can express these attitude by making a choice between two objects. इसमें क्या होता है कि कोई जो हमारा रिस्पोंडेंट होता है वो दो चीजों के बीच में अपनी चॉइस को ऑर्डर देता है। मतलब कि अगर हमारे बीच में कोई दो चीजें हैं या हमारे पास कोई दो बुक्स हैं तो उनकी आपस में तुलना करते हैं और उसमें कौन सा जो बेटर है उसको हम पहले प्राथमिकता देते हैं और उसके बाद में दूसरे को देते हैं। ये हमारा पेयर्ड है, मतलब इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं और उनमें से हमें चूज करना, उसमें अपनी चॉइस के अंदर उनको हम रखते हैं। रैंक ऑर्डर होता है, अंडर दिस मेथड ऑफ कंपैरेटिव स्केलिंग द रिस्पोंडेंट आर आस्क्ड टू रैंक देयर चॉइस। मतलब जो रैंक ऑर्डर होता है इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा पेयर्ड में था दो ऑब्जेक्ट थे, इसमें हमारे दो से ज्यादा होते हैं। सपोज करिए 10 हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, उन 10 ऑब्जेक्ट को हमें रैंक देनी है। हमारे पास अ, कोई भी 10 चीजें हैं उनको रैंक देनी है, तो कौन सी हमें जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, जैसे कि हमें 10 बुक रखनी है उनको रैंक वाइज रखना है कि सबसे हमारी फेवरेट बुक कौन सी है तो उसको हम सबसे पहले रखेंगे, या हमारा सब्जेक्ट कौन सा फेवरेट है तो उसको हम पहली रैंक देंगे। तो ये हमारा 1 से लेकर 10 तक हम इसको रैंक ऑर्डर देते हैं। ये बहुत ज्यादा लार्ज में मतलब नहीं होता है, जैसे कि हमारा पेयर्ड था ये सिर्फ दो के बीच में हम कंपेयर करते थे, रैंक ऑर्डर में उससे ज्यादा के बीच में किया जाता है। कांस्टेंट सम जो होता है इसके दिस टेक्निक इज यूज्ड टू एक्सेस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस अटैच्ड बाय अ रिस्पोंडेंट टू द सिमिलर ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिमिलर होता है, जैसे कि हमें 100 मार्क्स हैं, हमारे पास कोई भी चीज है या हमारे पास 100 मार्क्स है, उनको अलग अलग पेपर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शन होता है कि 100 में से ही हम किसी भी सब्जेक्ट को कितने नंबर दे सकते हैं। जैसे कि हमने साइंस को क्या दिया, या हम नंबर दे रहे हैं, या हम आवर्स की बात कर सकते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ना है। तो 100 घंटे में से उसको 100 घंटे में से उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा जो फेवरेट होगा उसको हम ज़्यादा दे देंगे, जो हमारे लिए यूजलेस होगा उसको हम जीरो भी दे सकते हैं। इसी तरह से कांस्टेंट सम के तहत एक एग्जांपल हमारे क्लास में जब हम एजुकेशनल हम लोग टूर पे जा रहे थे तब ये डिसाइड हो रहा था कि हमें जैसे कि कहीं पर जाना है टूर के लिए तो हमें कितना अमाउंट चाहिए।
तो हमने एक मोटा मोटा आंकड़ा लगाया कि हमें इतना पैसा टोटल चाहिए वहां पे टूर जाने के लिए। उस टोटल पैसे में से हमें कितना किराए के लिए खर्च करना है, कितना वहां रहने के लिए खर्च करना है, कितना हमें खाने के लिए खर्च करना है, या वहां पे हम जा रहे हैं तो हमें कुछ बुक्स भी परचेस करनी है। तो ये हर एक स्टूडेंट की अलग अलग चॉइस थी कि वो जैसे वहां पे रह रहे हैं तो वो क्या खा रहे हैं वो उनका, तो मतलब किसी भी चीज के लिए वो कुछ ज्यादा अमाउंट खर्च कर सकते हैं या किसी भी चीज के लिए वो कम अमाउंट खर्च कर सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल इस तरह का था वो कांस्टेंट सम के अंतर्गत ही आता है। Q short Q short scaling was developed to discriminate among a relative large number of objects। ये एक बहुत बड़े समूह के लिए Q short का यूज करते हैं। जैसे कि कोई संस्था है, वहां पे हमें उनके बीच में तुलना करनी है या उनके बीच में हमें उनकी योग्यताओं का पता लगाना है कि कौन से हमारे जो कर्मचारी हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कौन से हमारे ग्रेजुएट हैं, कितने कर्मचारी हमारे सिर्फ 12th तक हैं, 10+2 किए हुए हैं, या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। तो इस तरह की जो कैटेगराइज्ड होती है वो क्यू शॉर्ट के अंतर्गत की जाती है। मतलब कि वहां पे जितने पोस्ट ग्रेजुएट थे उनको एक समूह में रख दिया गया, जितने ग्रेजुएट थे उनको दूसरे समूह में रख दिया गया। इस तरह से ये एक बड़े ग्रुप के लिए हम क्यू शॉर्ट का यूज करते हैं, इस तरह की टेक्निक्स का यूज करते हैं। फिर हमारा आता है नॉन कंपैरेटिव स्केल। नॉन कंपैरेटिव स्केल जो था वो दो तरह का था, कंटिन्यूअस एंड आइटमाइज। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल। Under this method, various points are usually put along the line to form a continuous, and rate is simply by making a mark at the appropriate point on a line that runs from one extreme to the other। मतलब कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि लगातार। इसमें क्या होता है कि इस रेटिंग स्केल का यूज क्या करते हैं, हम करते हैं, हमारे पास दो स्ट्रीम होते हैं जैसे कि हमारा इसमें फिगर में दिख रहा है, एक हाईली डिससेटिस्फाइड है और एक है हाईली सेटिस्फाइड। तो इस तरह की कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल में क्या होता है कि हम जो उनको पैमाना ये बनाते हैं, इसमें हमने पहले वाले में देखा है 0, 20, 40, 60, 80 और 100 इन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। दूसरे वाले में हमने देखा है कि इसको डिवाइड तो कर रखा है बट उसमें कोई हमने अंक नहीं प्रदान किए हैं। तीसरे वाले में हम देख रहे हैं कि उसको डिवाइड कर रखा है, उसको अंक भी दिए हैं और उसके बाद में हाईली डिससेटिस्फाइड, और इस तरह से उसको हमने एक मतलब वो भी हमने उसको कैटेगराइज भी कर रखा है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई हमारा क्वेश्चनायर वगैरह होता है तो उसमें हम सिर्फ 2 पॉइंट देते हैं, या फिर उसको हम इस तरह से लास्ट वाले की तरह भी हम क्लियर कर देते हैं कि सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर लिखे हुए हैं, सिर्फ आपको टिक लगाना है। जैसे कि किसी स्टूडेंट ने 20 पे टिक किया, तो कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल के तहत जैसे कि हम कोई भी एक प्रोडक्ट है या कोई बुक है, हम उसके बारे में रेटिंग करें कि ये बुक कितनी अच्छी है, आप इससे सहमत हैं या नहीं है, तो उसने 20 पर टिक किया। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि वो सेटिस्फाइड तो है उस बुक से लेकिन बहुत बहुत कम है, मतलब 20 पर आ रहा है तो वो 0 के करीब आ रहा है, तो वो बहुत कम उससे सेटिस्फाइड है। अगर वो 100 की तरफ टिक कर रहा है, जहाँ पर 80 है, या मिडिल वाले में जो हमारा सेकंड वर्जन है उसमें टिक कर रहा है सेकंड नंबर पे जो कि 100 की तरफ है, हाईली सेटिस्फाइड की तरफ, तो वो पूर्ण तो उससे संतुष्ट मतलब सहमत नहीं है, बट हाँ उसके करीब है कि उसको वो काफी चीजें अच्छी लगी हैं। तो ये जो हमारी रेटिंग स्केल या टेक्निक स्केलिंग, इसकी जो टेक्निक्स हैं स्केलिंग्स की, ये लगभग सारी टेक्निक्स जो है एक ही पैमाने तरह की होती है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल में क्या होता है कि ये एक लाइन में ही, सीधी लाइन में ही चलती है और इसमें 2 पॉइंट भी दिए जा सकते हैं, हम उनको नंबर भी दे सकते हैं, हम उनको कैटेगराइज भी कर सकते हैं। जो हमारा रिस्पोंडेंट होता है उसमें टिक करता है और उसके अकॉर्डिंग हम फिर उसको अपना स्टैटिस्टिक के थ्रू उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो हमारी पर्टिकुलर कोई भी चीज है वो किस तरह की है या किस लेवल की है। सेकंड हम बात करेंगे आइटमाइज्ड रेटिंग। इसमें बात करेंगे, सबसे पहला है हमारा लिकर्ट स्केल। The Likert scale is a 5 or 7 point rating scale which is used to allow the individual to express how much they agree or disagree with a particular statement। इसमें क्या होता है कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ होता है
और ये जो हमारा लीकेट स्केल होता है ये 5 या 7 पॉइंट बेस्ड होता है, मतलब कि इसमें पहले ही चीजें क्लियर होती हैं। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि जो हमारे स्केल हैं वो लगभग सब एक जैसे हैं, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो लीकेट स्केल जो होता है उसमें 5 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, 7 पॉइंट्स भी होते हैं। मोस्टली हम 5 पॉइंट्स का ही यूज करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग जब इंटर्नशिप पे गए थे तो सर ने हम लोग को एक लीडरशिप वाला टूल दिया था जो हमें फिल कराना था। तो वो लीकेड स्किल के ही अंतर्गत आता है। तो उसमें क्या थे, जो स्टेटमेंट थे उसके सामने ऑप्शन बने हुए थे। जो हमारे टीचर होते हैं वो या जो भी स्टूडेंट होता है वो उसका काम होता है सिर्फ उनको टिक करना कि आप उस चीज से कितना सहमत है, सहमत नहीं है। तो इस तरह से जो हम टूल्स का यूज करते हैं वो हमारा लीकेड स्किल के अंतर्गत आता है। उसमें जैसे कि सेटिस्फेक्शन अगर हमें देखना है तो हाईली सेटिस्फाइड है, न्यूट्रल है, डिससेटिस्फाइड है या हाईली डिससेटिस्फाइड है। इसी तरह से उसकी हम फ्रिक्वेंसी को भी चेक कर सकते हैं या उसकी इम्पोर्टेंस। कोई भी हमारा टूल बन रहा है या कोई भी नई पॉलिसी आ रही है तो उनके बारे में जब हम सर्वे कराते हैं तो इस तरह का हम क्वेश्चनर एक बना लेते हैं। उसके सामने क्या होता है, इस तरह के ऑप्शन दिए होते हैं, हमें सिर्फ टिक करना होता है। तो इन तरह की टेक्निक्स का यूज करके हम स्केलिंग कर सकते हैं। सेकंड है हमारा सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल जो होती है वो लिकेट स्केल जो है सेम वैसी ही होती है। इसमें क्या होता है कि 7 पॉइंट्स होते हैं। हमारी जो लिकेट स्केल होती है उसमें जीरो नहीं होता है। जो हमारा सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल होता है इसमें हमारा जीरो भी होता है स्केल में। मतलब कि इसमें दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं, जैसे कि या तो वो अच्छी है या वो अच्छी नहीं है, गुड है या बैड हैवी है या लाइट है, हॉट है या कोल्ड है। जैसे कि हमारा टेम्परेचर कैसा है, बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडक है। उसके बीच में हमारे ये पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि -3 से लेके +3 के बीच में होते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, +1, +2, +3 होते हैं। अगर इसमें क्या होता है, जो हमारा रिस्पोंडेंट होता है अगर वो -3 की तरफ जा रहा है तो हमें पता चलता है कि वो नीचे की साइड में जा रहा है। अगर वो +3 की तरफ से जा रहा है, जैसे कि हम लीकर्ट स्केल में देखते थे कि वो हाईली सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है, ऐसे ही इसमें भी होता है। बट इसमें बीच में जीरो का भी, इस स्केल में हम जीरो का भी, कि वो जीरो भी हो सकता है। लास्ट है हमारा स्टेपल स्केल। This is a unipolar rating scale with usually 10 categorized numbered from -5 to +5. ये जो हमारा स्टेपल स्केलिंग स्कोर होता है, स्केल होता है, इसमें जो हमारे पॉइंट्स होते हैं वो 10 होते हैं, जो -5 से लेकर +5 के बीच में होते हैं। और इस तरह का जो ये स्केल होता है ये हमारा अ, नीचे देखा जा रहा है कि ये +5 से लेके -5 तक होता है, बट इसमें जीरो नहीं होता है जैसे कि हमारा स्टेपल स्केल होता है। बस इसमें यही थोड़ा होता है, जैसे ये 7 पॉइंट्स का है स्केल, ये 10 पॉइंट्स का दिया गया है। इसमें अगर +5 कोई कैंडिडेट टिक कर रहा है तो मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा हाईली सेटिस्फाइड है। अगर वो -5 कर रहा है तो वो डिससेटिस्फाइड है। +3 कर रहा है तो वो एवरेज में आ रहा है। -3 कर रहा है तो मतलब बहुत ज्यादा वो उससे असहमत भी नहीं है। इस तरह से हम इस स्केलिंग को करते हैं। थैंक यू सर। हम्म। ठीक है, तो आप अभी ये इसमें जो, हाँ हाँ, किसी को बीच में कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा फास्ट समझाया है, मुझे था कि आज ही खत्म करना है, नहीं इसलिए नहीं, जिसको सही भी कहा। कोई प्रॉब्लम हो वो पूछ सकता बिल्कुल है। पूछ सकते हैं आप लोग, अगर कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में। मैम एक बार रेखीय परिमापन और सामान्यीकृत परिमापन बता दीजिए। ओके। रेखीय परिमापन और सामान्यीकृत परिमापन, जैसे कि हम एक
समूह होता है छात्रों का, उसमें अंक प्रदान किए जाते हैं। उस समूह में छात्रों को जो अंक प्रदान किए गए, इसमें हम 2 ग्रुप लेके चल रहे हैं या 2 छात्रों का लेके चल रहे हैं। छात्र 1 छात्र 2 है, उसके अलग-अलग सब्जेक्ट में नंबर अलग-अलग आए हुए हैं। जैसे कि पहला छात्र है, उसके किसी हिंदी विषय में 30 आ गए, गणित में 32 आ गए, इंग्लिश में उसके 35 हैं, साइंस में उसके 41 हैं और आर्ट में उसके 62 नंबर हैं। दूसरा छात्र है, उसके पहले मतलब हिंदी में 30 है, उसके बाद 41 नंबर, 50, 55 सेम सब्जेक्ट में जो नंबर है वो अलग-अलग हैं। अगर यही नंबर्स जैसे कि हमारे पहले स्टूडेंट के हैं 30, 32, 35, 41 और 62, दूसरे स्टूडेंट में जैसे कि पहला विषय था हमारा, वहाँ पे 30 अंक हैं, 30 ना होके वहाँ पे 35 नंबर हो जाते, 41 ना होके वहाँ पे 32 अंक हो जाते, 55 की जगह 35 हो जाते, 55 की जगह 62 हो जाते और 62 की जगह 30 नंबर हो जाते। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं, जो अंक थे वो उनका प्रसार जो है वो तो सेम है ही, मतलब कि जो न्यूनतम अंक था वो 30 था और मैक्सिमम जो था वो 62 था। तो जो प्रसार सेम है और इनकी आकृति, मतलब कि जब हम कर्व ड्रॉ करेंगे, अगर हम उसको ग्राफ में शो कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है, 30 है, 32 है, 35 है, 41, 62 इस तरह से बना रहे हैं। तो दूसरे स्टूडेंट का भी ग्राफ सिमिलर वही जाएगा। सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं बट उनके जो अंक हैं वो वैसे ही है, मतलब उनका जो वितरण हो रहा है उन अंकों के बीच में ही हो रहा है। तो उसकी जो आकृति बनती है वो सेम बनती है। अगर इनका वितरण जो प्रसार है वो सेम नहीं है, जैसे कि इसमें दिया गया है कि पहले स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो अलग हैं और दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो भिन्न हैं, लेकिन इनका प्रसार सेम है। जब प्रसार और आकृति सेम होती है तो हम रेखीय परिमापन का यूज करते हैं, और जब इनका प्रसार और आकृति भिन्न होती है तो हम सामान्यीकृत परिमापन का यूज करते हैं। और जैसा कि अभी हमने बताया कि जो हमारा एग्जाम्पल था, ये जो एग्जाम्पल हमने दिया था, इसी से हम क्या है कि इसका जेड स्क्वायर निकाल लें। जेड स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो गया, वो हमारे परिवर्तित प्राप्तांक हो गए। उन परिवर्तित प्राप्तांकों को जब हम ग्राफ में शो करेंगे तो हमारे जो मूल प्राप्तांक थे, मतलब मूल प्राप्तांक का जो कर्व आ रहा था और जो हमारे परिवर्तित प्राप्तांकों का जो कर्व आ रहा है वो सेम एक जैसा ही होगा। आपका मतलब जो ग्रुप्स हैं, जो हाँ नंबर्स मिले हैं वो सेम होने चाहिए, तभी हम रेखीय परिमापन का यूज कर पाएंगे। हाँ, नहीं। रेखीय परिमापन में क्या है कि वो नंबर सेम होने चाहिए। अगर नंबर वहाँ पे अलग है तो फिर हम वहाँ पे सामान्यीकृत परिमापन का प्रयोग करेंगे, वहाँ पे फिर हम रेखीय परिमापन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि किसी किसी एक स्टूडेंट को 30 नंबर मिले हैं तो दूसरे वाले को भी 30 मिलने चाहिए उस कोई दूसरे सब्जेक्ट में, ऐसा है क्या? हाँ हाँ, ठीक। मतलब ठीक। कि सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं बट अंक वही आने चाहिए, उन्हीं अंकों के बीच में है, मतलब वही अंक है, सब्जेक्ट चेंज है तो वहाँ पे हम रेखीय परिमापन का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर अंक अलग है, मतलब भिन्न है, तो फिर वहाँ पे हम रेखीय परिमापन का प्रयोग नहीं करेंगे। सर थोड़ा सा आप हेल्प कर दीजिए। ठीक है, आप लोगों को किसी को और प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। बाकी अच्छा। प्रीति, किसी को पूछना है कुछ? या संजय? तो इसमें जी सर, इसमें मैम से पूछना है कि इसमें हम देखते हैं तो इसका जो रेंज है वो तो सेम है, बट इसके जो नंबर्स हैं ये मतलब अलग अलग हैं, तो इसमें जो है वो जो रेखी मतलब कैसे हो पाएगा समान, थोड़ा सी ये बता जो दीजिए। एग्जाम्पल मैंने ये जो नंबर लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, इसकी बात कर रहे हैं इसकी? जी जी संजय सर, आप इसी की बात कर रहे हैं? आएगा, लेकिन इसमें जो जी मैम इसी की हाँ बात कर रहे हैं।
हाँ, तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो पहला छात्र है, उसके जो भिन्न-भिन्न विषयों में जो अंक प्रदान हुए हैं, वो 30, 32, 35, 41 और 62 है। जबकि दूसरा छात्र जो है, उसको 30, 41, 50, 55 और 62 अंक प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या है कि इनका प्रसार तो सेम हो रहा है, मतलब न्यूनतम और अधिकतम अंक तो उसी के बीच में ही नंबर दिए गए हैं, लेकिन जो बीच के अंक हैं, वो भिन्न हैं। तो इस सिचुएशन में हम रेखीय परिमापन का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसी सिचुएशन में हमें सामान्यीकृत परिमापन का प्रयोग करेंगे। यस मैम, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? सर इसका एग्जाम्पल वैसे कोई न्यूमेरिकल नहीं मिला था, इसलिए बहुत ज़्यादा हम इसको क्लियर नहीं कर पाए। नहीं, अभी आ गया मैम समझ में। ठीक है प्रीति, आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहा, और आपने क्योंकि टाइम बाउंडेशन थी थोड़ी सी, तो उसके अकॉर्डिंग आपने उसको सेट भी कर दिया। जी सर, मैंने स्टार्टिंग बाकी में थोड़ा फास्ट चली हूँ सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो समझ रहा हूँ, पता लग रहा था वो चीज़। आपकी काफ़ी स्लाइड्स भी थी। ठीक है, अब आप एक चीज़ का अब हमेशा वो ध्यान रखना, रेफरेंस वाला है ना, वो सभी लोगों के लिए है सजेशन, कि वो आप जी अभी हाँ पीपीटी पे जैसा लिख दिया है वो चीज़ अलग है, लेकिन फर्दर ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो चीज़ें फिर आप लोगों के लिए आप आदत बन जाएगी ऐसे लिंक को ऐसे कॉपी पेस्ट करने की। ठीक है, जी हाँ, सर। ठीक ठीक। सर नहीं इसमें मैं, यू हाँ हाँ, सर यूट्यूब का जो रेफरेंस दिया है उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था कैसे करना है। हम्म। यूट्यूब का कैसे करना है? अरे यूट्यूब में जो आप देखेंगे ना डिस्क्रिप्शन पे, तो वो अपना जो भी ऑथर है, जो भी क्रिएटर है, वो अपने जी बारे में कुछ ना कुछ बातें बताता है कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा नाम क्या है ना। तो वो जी चीज़ें अगर वो मिल रही हैं उसके चैनल से, तो आप उसका लिंक डालिए, अदरवाइज मत डालिए। ठीक है, ठीक है सर, मैंने आपको जो सेंड किया था उसमें मैंने हटा दिया था, हाँ, इस वाली पीपीटी में अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक मैंने ठीक। उसमें और यूट्यूब उस, का नहीं दिया है हाँ, रेफरेंस। बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें यूट्यूब पे ये भी आ जाता है कि ईयर कौन सी है ना, तो वो भी चीज़ आप जी सर। मेंशन कर सकते हैं। जी सर। ठीक। प्रीति का तो एक बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है जो शायद मैं उस समय नहीं बोल पाया था। एक बार हम लोग कोरिलेशन का न्यूमेरिकल करवा रहे थे, तो प्रताप सिंह ने और प्रीति ने वो न्यूमेरिकल करा था बोर्ड पे, और मैं अभी थोड़ी देर पहले मैम से भी यही बात बोल रहा था यहाँ पे, कि इन लोगों का जो प्रेजेंटेशन है, समझाने का तरीका है, वो बहुत ही अच्छा है, एक टीचर की तरह है, मतलब जो एक टीचर में मैच्योरिटी होनी चाहिए, वो चीज़ें हैं इन लोगों में। तो इसी तरीके की चीज़ें अब आप लोगों को दिखानी है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप लोगों का एमएड कंप्लीट हो गया है, बस एग्ज़ाम बचे हैं। तो अब आगे आप लोग टीचिंग करेंगे, वो किसी भी लेवल पे करें वो चीज़ उसके कोई मायने नहीं है। बस चीज़ें ये हैं कि हम लोग किस टाइप की टीचिंग करते हैं, किस एटीट्यूड के साथ टीचिंग करते हैं। ठीक है, तो वो भी आप लोगों की जो प्रेजेंटेशन, हम लोग बर्डन समझते हैं, आप लोग नहीं समझते लेकिन फर्स्ट ईयर वाले समझते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन से जब हम लोग होकर गुजर जाते हैं, वहाँ पर इतनी प्रेजेंटेशन दे देते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट्स आ जाते हैं हम लोगों की पर्सनालिटी में। तो वो चीज़ें भी दिखती हैं, और कुछ लोगों का एटीट्यूड होता ही है इस टाइप का टीचिंग स्किल्स का, तो वो भी चीज़ें एक प्लस पॉइंट होता है, जो जैसे कि प्रीति का है। तो आपका अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। ठीक, और आगे जाके हम लोग जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे, तो वो भी आज शायद मुझे नेहा, कितने बच्चे होंगे अब लोग मेजरमेंट में? सर अब 5 लोग बचे हुए हैं। अच्छा, 5 लोग बचे हैं, ठीक ठीक ठीक। तो पांचों लोग, आप लोग जो भी बचे हैं, वो आप लोग अपना एक ऑर्डर बना लीजिए अपने आपस में कि कल कौन करेगा, परसों। इसी तरीके से हम लोग 5 दिन ये 10 बजे से क्लास कर देते हैं, तो मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी ऐसे ही चलाएंगे हम लोग। आज सर का मंडे थोड़ा को सा, मैं प्रेजेंट कर दूंगा। हाँ ठीक ठीक, प्रताप सिंह करेंगे मंडे को। इसी तरीके से आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि आप लोगों की प्रेजेंटेशन होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के ही एग्ज़ाम होने हैं। फर्स्ट ईयर वालों का तो प्रमोशन ही होना है, प्रमोट ही होने हैं वो लोग, तो वो चीज़ें तो उन लोगों के लिए ठीक हैं, लेकिन आप लोगों का जितना जल्दी हो जाए वो चीज़ अच्छी रहेगी। ठीक है, फिर हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक।
ओके सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर।